आज हम लोग भूगोल के एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और ये टॉपिक नदियों से जुड़ा हुआ है। अभी तक हम लोगों ने दक्षिण अमेरिका की नदी पढ़ लिया था और इसके बाद हमने अफ्रीका की नदी भी देख लिया है। ये दोनों नदियों के संदर्भ में जो कंटेंट है वो आपको इसी चैनल पर वीडियो सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। चैनल स्टडी हाई फाई पर आपको ये दोनों कंटेंट मिल जाएगा। आज हम लोग इस नदियों के क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक तीसरे कंटिनेंट की ओर चलेंगे और ये कंटिनेंट दुनिया का एक बड़ा कंटिनेंट है, तीसरा बड़ा कंटिनेंट है। और इस कंटिनेंट में, इस महादेश में जो नदियां हैं उन नदियों ने यहाँ की आर्थिक गतिविधियों और मानव आवास को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। आज हम लोग बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियों की। देखो, उत्तरी अमेरिका के बारे में एक बात और हमें ध्यान रखना है कि यहाँ की जो नदियां हैं, ये नदियां अधिकांशतः बर्फ के पिघलने से पानी प्राप्त करती हैं। और एक तो ऐसी नदियां हैं जिनसे हमारे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो निर्माण हुआ है वो दुनिया में अनोखा है और बिल्कुल अलग है। तो शुरू करते हैं हम लोग इस टॉपिक को अपने इस वीडियो के माध्यम से। और सबसे पहली जो नदी देखेंगे वो है रियो ग्रांडे नदी। रियो ग्रांडे रिवर न्यूज में हमेशा चर्चा में रहता है। कारण ये रहा कि वास्तव में रियो ग्रांडे जो नदी है ये केवल एक नदी नहीं है, बल्कि ये एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी है जो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और मैक्सिको, दो देशों को विभाजित करती है। ठीक है, तो ध्यान रहे कि हमारे अमेरिका के जो पुराने राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस रियो ग्रांडे नदी पर दोनों तरफ से बांध बनाने की एक विस्तृत योजना इस तरीके से बनवाई थी जिससे मैक्सिको से जो अवैध रूप से आने वाले लोग हैं वो अमेरिका तक ना आ पाए और इससे अमेरिका में होने वाले तस्करी पर रोक लगाया जा सके। तो रियो ग्रांडे नदी उत्तरी अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा बनाने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नदी है। इस नदी का उद्गम कोलोराडो के पठार से होता है। कोलोराडो प्लेटू यहीं पे स्थित है। कोलोराडो के पठार से निकलकर गल्फ ऑफ मैक्सिको अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन का पार्ट है, वहां तक ये गिरती है। ठीक है, ये दो देशों के विभाजन के साथ ही दो संस्कृतियों के विभाजन का भी काम करता है। यह लैटिन अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को भी अलग करता है। रियो ग्रांडे के दक्षिण का पूरा भाग जो है, चाहे उसमें हम लोग दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप को शामिल करें या केंद्रीय अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका के देशों को रखें या कैरिबियन देशों को रखें, सभी जो है वो लैटिन अमेरिका में आते हैं क्योंकि यहाँ पे लैटिन भाषा बोली जाती है। और रियो ग्रांडे नदी वास्तव में इस भाषाई और सांस्कृतिक विभाजन का कार्य भी करती है। तो ध्यान रहे, रियो ग्रांडे नदी अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा बनाने वाली एक अंतरराष्ट्रीय महत्व की नदी है और इससे बहुत बार प्रश्न बने हैं। ये रियो ग्रांडे नदी का एक पूरा विस्तार देखते हैं। इस नदी में सामान्य रूप से पानी कम आता है, लेकिन जब कभी बरसात का महीना होता है, खासकर अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं तो भारी वर्षा होती है और उस समय ये नदी अपने तटबंधों को पार करते हुए बहुत बड़े क्षेत्र को जल प्लावित कर देती है, पानी से भर देती है। तो ध्यान रखना है इस बात को रियो ग्रांडे नदी के संदर्भ में। दूसरी नदी लेंगे और ये बड़ी महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी का नाम है कोलोराडो रिवर। कोलोराडो नदी जो है वो रॉकी पहाड़, अमेरिका का यहाँ पे एक बहुत बड़ा पहाड़ है रॉकी, उस पहाड़ से निकलकर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये जो छोटा सा पार्ट देख रहे हैं ये मैक्सिको के अंदर में जाता है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया कहलाता है, वहां तक पहुंचता है। इस नदी पर जो है कई सारे प्रश्न बने हैं। वास्तव में हुआ ये था कि जब दुनिया में सबसे बड़ी आर्थिक मंदी एक 1931 में आई थी, जिसको कहा जाता है ग्रेट डिप्रेशन, महान आर्थिक मंदी, उस समय
यह उन प्रारंभिक नदियों में से एक थी जिस पर बहुउद्देशीय परियोजना बनाए गए, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट बनाए गए, डैम बनाए गए। और इस मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट या डैम से न केवल बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हुई, बल्कि उस नदी से सिंचाई की आवश्यकताओं को पूरा किया गया, पेयजल की समस्या थी इसका निदान भी किया गया, और साथ में सबसे बड़ी जो समस्या थी नदियों से आने वाली बाढ़, इसको भी नियंत्रित किया गया। तो ये उन प्रारंभिक नदियों में से है कोलोराडो नदी, जिस पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण प्रारंभिक वर्षों में हुआ। और इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। इस नदी पर हूबर बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है, याद रखना है, राष्ट्रपति आइजन हूबर के नाम पे इस बांध का निर्माण हुआ है, हूबर बांध। और जब पानी रोका गया तो उसके आगे ठीक एक झील बन गया है, उस झील का नाम है लेक मीड। ठीक है, लेक मीड हूबर बांध के पीछे बना हुआ एक बहुत बड़ा जलाशय है। बाद में यहीं पे एक दूसरा बांध बना जिसका नाम है ग्लेन कैनियन डैम। ग्लेन कैनियन डैम भी कोलोराडो नदी पर है, और इसके पीछे जो झील बना हुआ है उसका नाम है लेक पॉवेल। लेक पॉवेल, ठीक है। तो ये दोनों जो झील हैं वो बना हुआ है, और दोनों जो बांध और झील है वो बना हुआ है कोलोराडो नदी पर। ध्यान रखना है, हूबर बांध और ग्लेन कैनियन बांध। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये नदी जब आगे बढ़ती है तो ये नदी एक बहुत अलग तरह के आकृति का निर्माण करती है, जिसका नाम है ग्रैंड कैनियन और हॉर्सशू बैंड। घोड़े के नाल के समान मोर बनाती हुई ये पहाड़ों से गुजरती है। इसको हम लोग अभी तुरंत देखेंगे फोटो में कि आखिर ये ग्रैंड कैनियन और घोड़े के नाल के समान मोर है क्या। ठीक है, अब ध्यान रखना है, जब ये नदी आगे बढ़ी तो इसमें पार्कर बांध भी, पीटर पार्कर याद रखना है, वो स्पाइडरमैन वाला पीटर पार्कर, तो पीटर पार्कर बांध भी इसी कोलोराडो नदी पर बना हुआ है। और देखो कितनी अच्छी बात हुई कि इसी बांध से ये जो पूरा कैलिफोर्निया है, इस पूरे पार्ट की सिंचाई होती है, और यहाँ पे एक बहुत अच्छा फर्टाइल लैंड विकसित हो गया है, जिसको नाम दिया गया इंपीरियल वैली, जो कैलिफोर्निया का सबसे प्रमुख सिंचाई का क्षेत्र है। और एक और ध्यान रखना इस बात को कि ये जो कोलोराडो नदी है, उस कोलोराडो में एक रंगीन नदी आती है जिसका नाम है ग्रीन रिवर, और ग्रीन रिवर इसी कोलोराडो नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ कोलोराडो नदी से 3-4 प्रश्न बन सकते हैं। पहला, हूबर बांध किस नदी पर है, कोलोराडो नदी पर। ग्लेन कैनियन बांध किस पर है, कोलोराडो नदी पर। पार्कर बांध कोलोराडो नदी पर। इसी तरह डेविस बांध, डेविस डैम भी किस पर, कोलोराडो नदी पर। तो इतने बांध दिखाई पड़े। इंपीरियल वैली कैलिफोर्निया, कोलोराडो नदी। तो ये सारे बांध और सारी नदियों को ध्यान में रखें। अब देखते हैं हम लोग कि ग्रैंड कैनियन क्या है और हॉर्सशू बैंड क्या है। तो ये फोटो देख रहे होंगे कि ये नदी जब पहाड़ी क्षेत्रों, खासकर कोलोराडो के पठार से गुजरती है तो इस तरीके से पठार को काटते हुए गुजरती है, और धीरे धीरे जो ये कटाई हुआ है इससे एक बहुत बड़े घाटी का निर्माण हुआ है, और इसी घाटी को कहा जाता है ग्रैंड कैनियन। ठीक है, या सबसे बड़ी घाटी, महान घाटी। और ये जो उसी घाटी में एक मुराव होता है, ये मोड़ इसलिए बना क्योंकि ये चट्टानें कठोर हैं। नदियां आमतौर पे कठोर चट्टानों को बहुत ज्यादा काट नहीं पाती हैं, तो चट्टानों के बीच से रास्ता बनाती हैं, और इसीलिए यहाँ पे एक हॉर्सशू बैंड हम देखते हैं कि बना है। हमारे यहाँ भी इस तरह का बैंड बनता है, लेकिन वो हेयर पिन बैंड बनता है, और हेयर पिन बैंड बनाने वाली नदी का नाम है, याद करके बताइए, ब्रह्मपुत्र नदी। और कहाँ पे ये बनाती है, तो नामचा बरवा के पास बनाती है, जो नामचा बरवा चीन में स्थित है। और ये है ग्रैंड हूबर बांध। हूबर बांध जो था, इसी हूबर बांध का निर्माण जो था, और लेक मिड, यही है लेक मिड, ये निर्माण उस समय हुआ जब दुनिया महान आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है। इतना पानी रोका गया, और यह देख सकते हैं कि यहाँ से अब पानी गिरेगा ऊपर से, टरबाइन नीचे स्थित है, इतना तेज पानी आएगा कि वो हजारों हजारों किलोवाट बिजली पैदा करने में सक्षम होगा। अब आते हैं आगे, हम लोग देखते हैं अगली नदी, कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी प्रशांत महासागर में गिरने वाली
उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। ध्यान रखना है, प्रशांत महासागर में गिरने वाली उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी अगर नदी है कोई तो वो है कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी की उत्पत्ति होती है कोलंबिया के पठार से। यहाँ पे कोलंबिया का पठार है और इसी पठार पर स्थित है लेक कोलंबिया, कोलंबिया झील, और वहां से ये गिरती है प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में गिरने से पहले इस नदी पर भी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट का निर्माण हुआ और आज तक इस पर जो है कई सारे मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट बन चुके हैं, लेकिन हमको उतना नहीं पढ़ना है। हमारे लिए महत्वपूर्ण जो है वो है ग्रैंड कूली डैम। सबसे इंपॉर्टेंट डैम, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कूली बांध कहाँ पे है, तो कूली बांध कोलंबिया नदी पे है। याद रखना है, दोनों शुरू के अक्षर CO और CO को मैच करेंगे, मिल जाएगा। ग्रैंड कूली डैम इज लोकेटेड ऑन कोलंबिया रिवर। दूसरे जो बांध बनाए गए इस पे जोसेफ डैम, जॉन डे डैम, बोनीविले डैम, तो ये सारे डैम हैं, कब पूछे जाते हैं। इसकी एक और जो सहायक नदी है उसके बारे में कई सारे प्रश्न बने हैं और वो सहायक नदी है स्नेक रिवर, सांप नदी। पूछा गया है स्नेक रिवर किसकी सहायक नदी है। यहाँ पे देखिए ये सांप जैसे घूमते घामते नदी आ रही है, इसी नदी का नाम है स्नेक रिवर। और स्नेक रिवर जो सहायक नदी है वो है कोलंबिया नदी के तट पर। ठीक है, कोलंबिया नदी के तट पर बहुत सारे शहर, अच्छे शहर और बड़े शहर स्थित हैं। प्रश्न अभी तक उससे नहीं बने हैं, इसीलिए हम लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे। ये कोलंबिया नदी पर अब तक बनाए गए बहुत सारे बांधों का एक पूरा डायग्राम दिख रहा है, लेकिन यहाँ से हम लोगों को ध्यान में इतनी सारी बांधों को रख लिए तो एक भी क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। तो हमको ध्यान रखना है कौन सा बांध, हमें ध्यान रखना है ये ग्रैंड कूली बांध। और यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा कि ये जो कूली बांध है, कूली नंबर 1 मूवी से याद रखिए, कोलंबिया नदी पर ग्रैंड कूली, मैहू कूली कोलंबिया नदी उससे संबंधित है। और ये कोलंबिया नदी प्रशांत महासागर में गिरने वाली उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। अब हम लोग अगली नदी को लेंगे जो उत्तरी अमेरिका की सबसे व्यस्त नदी और सबसे प्रमुख नदी है। इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। याद रखना है सेंट लॉरेंस, हिंदी में भी लिख दे रहा हूं मैं, सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी उत्तरी अमेरिका में इतनी व्यस्त है कि उत्तरी अमेरिका की पूरी आर्थिक गतिविधि इसी नदी पर केंद्रित है। ये नदी ओंटारियो लेक से निकलती है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ओंटारियो लेक जो उत्तरी अमेरिका में 5 महान झीलें हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटारियो, इसमें से सबसे छोटा झील है ओंटारियो और इसी ओंटारियो से निकलती है हमारी ये नदी जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। कुछ इस तरह से यहाँ से ये निकलती है। सेंट लॉरेंस नदी जब आगे पहुंचती है तो इस क्षेत्र का नाम हो जाता है गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, जो कि अटलांटिक महासागर का भाग है। तो सेंट लॉरेंस नदी ओंटारियो झील से निकलकर सेंट लॉरेंस की खाड़ी तक पहुंचती है और ये खाड़ी जो है वो कनाडा में स्थित है, ध्यान रखना है। इसके साथ ही जो इसकी सबसे बड़ी बात है वो ध्यान रखिए, ये अमेरिका और कनाडा के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। याद रखिए नदी पढ़ने से पहले कि जो नदी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाए, दो देशों की सीमा बनाती है, उस नदी से प्रश्न आपके पूछे ही जाते हैं। तो इस पे एकदम दिमाग को बैठा लेना है इस तरीके से कि भाई सेंट लॉरेंस नदी अमेरिका कनाडा की सीमा बनाती है। एक और बात यहाँ पे देखेंगे, सेंट लॉरेंस नदी के तट पर 4-5 बड़े शहर स्थित दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन सा देखिए, मॉन्ट्रियल शहर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से याद रखिए, ओजोन क्षरण से संबंधित है। ये 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। क्यूबेक कनाडा का एक बहुत बड़ा शहर है जो कि लकड़ी कटाई जंबर लैक के लिए फेमस है। ठीक है, इसी तरह से और भी ओटावा भी इसको माना जाता है कि इसी के तट पर है। तो बहुत सारे शहर हैं इस पर, बहुत महत्वपूर्ण नदी है और ये उत्तरी अमेरिका की बिजिएस्ट इनलैंड वाटर वेज है, उत्तरी अमेरिका की सबसे व्यस्त अंतरदेशीय नदी बनाती है। तो ये हमारा तीसरा नदी था। चौथे नदी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये इस नदी का व्यू है, देखिए किस तरीके से इस नदी को सिस्टमैटिक तरीके से डेवलप किया गया है। बीच बीच में पोर्ट के लंगर डालने के लिए आर्टिफिशियल आइलैंड्स क्रिएट किए गए हैं।
यहाँ पे जो डॉकयार्ड है वो सब दिखाई पड़ रहा है। तो ये नदी बहुत व्यवस्थित तरीके से अमेरिका और कनाडा ने इसको डेवलप किया है। भारत भी इस चीज से सीख सकता है और एक बेहतर जल परिवहन विकसित कर सकता है। आगे चलते हैं हम लोग, और ये नदी है उत्तरी अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण नदी। ये नदी है मिसिसिपी और मिसौरी। यहाँ हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, मिसिसिपी को अलग पढ़ेंगे और मिसौरी को अलग पढ़ेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे गंगा को अलग पढ़ते हैं और यमुना जी को अलग पढ़ते हैं, दोनों अलग अलग नदियां हैं। हाँ, भले यमुना जी का पानी सारा गंगा जी में आ जाता है। अब देखिए मिसिसिपी नदी, ये जो मिसिसिपी नदी है ये उत्तरी अमेरिका में इस तरीके से प्रवाहित होती है, और इसका जो शाब्दिक मिसिसिपी का जो मतलब होता है, इस मिसिसिपी का मतलब होता है ग्रेट रिवर, महान झील। और इसका जो निकनेम है, मतलब इसका जो दूसरा नाम है वो ओल्ड मैन रिवर और फादर ऑफ वाटर है। याद रखिए, आमतौर पे हम लोग कहते हैं गंगा मैया, मतलब मदर ऑफ वाटर, ये फादर ऑफ वाटर है। नाम इसका मिस से है, लेकिन ये जो इसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है मिसिसिपी का, ये आपका हो जाता है मेल, फादर ऑफ वाटर कहलाता है। तो ये बात ध्यान रखना है। उत्पत्ति का स्रोत लेक इटास्का, लेक इटास्का, यहीं पे एक झील है छोटी सी, लेक इटास्का, उससे ये निकलती है और जाकर कहां गिर रही है, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ये तो बातें हैं ही। दूसरी एक इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ध्यान रखिए कि ये उत्तरी अमेरिका की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। लॉन्गेस्ट रिवर नहीं है, क्यों? क्योंकि इससे लंबी नदी अभी हम लोग पढ़ेंगे, और वो लंबी नदी है मिसौरी, जो कि इसकी सहायक नदी है। मिसौरी नदी जो इसकी सहायक नदी है ये लगभग 2300 किलोमीटर लंबी है, जबकि मिसिसिपी नदी केवल 2200 किलोमीटर के आसपास लंबी है। यहाँ पे मिसिसिपी और मिसौरी नदी जो संगम होता है दोनों का, बड़ा महत्वपूर्ण है। सेंट लुइस नाम का एक जगह है, कई बार पूछा गया है। सेंट लुइस वो जगह है जहां पे मिसौरी और मिसिसिपी नदी दोनों का कॉन्फ्लुएंस होता है, बोथ रिवर्स एक जगह आकर मिलती हैं, और वो है सेंट लुइस। सबसे बड़ी बात जो मिसिसिपी नदी की है वो है इसका डेल्टा। मिसिसिपी नदी दुनिया की एकमात्र नदी है जो फॉर्म करती है बर्ड फुट डेल्टा। कौन सा डेल्टा? पक्षी पदाकार डेल्टा। अब ये क्या होता है? तो देखो, ये है पक्षी पदाकार डेल्टा। जब आप देखते हो तो ये कुछ कुछ चिड़िया के पंजे के जैसा दिखाई पड़ रहा है, कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये जो शेप बन रहा है, ये शेप वास्तव में अगर हम इसकी तुलना करें किसी पक्षी के पैर से, मान लो मुर्गा खाते हो, चिकन खाते हो सब लोग, तो ये चिकन का टंगरी अगर याद कर लें तो ये कुछ उसी तरीके का आपको दिखाई पड़ेगा उसका पैर, ठीक है। ये पैर पंजे की तरह जो बनता है, उसका फॉर्मेशन वास्तव में इसलिए ऐसा होता है कि ये जिस क्षेत्र से आ रही है उस पूरे क्षेत्र में चूना पत्थर की चट्टानें पाई जाती हैं। अब देखो, चूना पत्थर लाइम स्टोन रॉक के कारण क्या होता है, लाइम स्टोन रॉक पाया जाता है। तो ये अपने साथ जो चूना पत्थर की चट्टानें लाती हैं, उसमें जब ये जलोढ़ का जमाव करती है, मतलब डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट जब होता है इसका, तो उस समय तक तो वो रहता है, लेकिन धीरे धीरे ये चूना जो है अब गल के समुद्र में चला जाता है और पत्थर केवल बगल बगल में बचा रहता है। इसीलिए विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो पूरा डेल्टा है वो एक शेप ले लिया है पक्षी के पैर का, और ये डेल्टा बन जाता है पक्षी पदाकार डेल्टा। और ये बहुत वीवीआई पॉइंट है, इसको जितनी सावधानी से दिमाग में रखेंगे एक प्रश्न क्लियर रहेगा। बाकी की जो नदियां हैं, जैसे नाइल रिवर, उसका डेल्टा अगर देखो तो कुछ इस शेप में दिखाई पड़ता है। इसको कहते हैं आर्कुएट डेल्टा या चापाकार डेल्टा, क्योंकि ये वृत्त के चाप के बराबर होता है, ठीक है। तो इस पे हम लोग जब नाइल पढ़े थे उस समय पूरा चर्चा किए थे, ये ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ी नदी की तरफ बढ़ते हैं, और ये नदी है मिसौरी रिवर। मिसौरी, देखो मिसिसिपी और मिसौरी रिवर, जब प्रश्न आ जाए कि उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है और उसमें मिसौरी अलग से ना देकर केवल मिसिसिपी मिसौरी लिख दिए, तो उस समय आप जो है मिसिसिपी मिसौरी वाले ऑप्शन को कवर करेंगे,
ठीक है, ऑप्शन को टिक करेंगे। लेकिन अगर दोनों अलग अलग लिखा हुआ है उस कंडीशन में राइट आंसर शैल बी मिसौरी रिवर। मिसौरी नदी ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, जो कि कहा किसकी सहायक नदी है, तो मिसिसिपी की सहायक नदी है। सेंट लुइस में ये आकर मिलती हुई दिखाई पड़ती है मिसिसिपी नदी से। इस नदी का नाम मिसौरी वास्तव में मिसौरी ट्राइब्स जो है उत्तरी अमेरिका में उसने उसके नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसका सोर्स भी रॉकी माउंटेन है। इसमें एक और बात जान लीजिए कि इसकी जो सहायक नदी है उसका नाम बड़ा यूनिक है। जैसे मिल्क नदी पूछा जाता है, व्हाइट रिवर, सन रिवर या जेफरसन रिवर। तो ये सारे नाम जो हैं व्हाइट, सन, जेफरसन और मिल्क रिवर, ये सारे जो रिवर हैं वो ट्रिब्यूटरीज हैं मिसौरी के, सहायक नदियां हैं। इस पे भी कुछ डैम बना हुआ है जिसमें हाल्टर डैम और ब्लैक ईगल डैम प्रमुख हैं। ब्लैक ईगल सबसे प्रमुख बांध है मिसौरी नदी पर बनाया गया। तो ये मिसौरी नदी का अगर ब्लैक ईगल डैम देखेंगे तो छोटा सा बांध है, बहुत ज्यादा नहीं है। ये नदी जो है वो उत्तरी अमेरिका का जो पूरा प्रेरी का क्षेत्र देखते हैं उसके सिंचाई का प्रधान स्रोत है। तो उत्तरी अमेरिका में इस नदी का बहुत महत्व देखा जाता है। सबसे लास्ट में हम लोग एक नदी करेंगे, सेकेंड लास्ट रिवर है ये उत्तरी अमेरिका की, वो है टेनेसी। टेनेसी रिवर मिसिसिपी मिसौरी की सहायक नदी है और ये उसी में जाकर मिल जाती है, ट्रिब्यूटरी है ओहियो रिवर की, और ओहियो रिवर मिलती है मिसिसिपी मिसौरी से। ध्यान ये रखना है कि इसी नदी पर कभी 1930 में एक टेनेसी रिवर प्रोजेक्ट चला था, टेनेसी वैली रिवर प्रोजेक्ट। ये जो रिवर प्रोजेक्ट था, इस रिवर में क्या है कि बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं, कुछ इस तरीके से यहाँ पे नदियों का जाल बना हुआ है। तो ये जो टेनेसी रिवर थी, इस पे जो अलग अलग नदियां आई उस पर छोटे छोटे डैम बनाए गए। हमारे यहाँ भी उसी समय इस तरह के प्रोजेक्ट पर विचार किया गया और भारत की पहली मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट जो था वो था डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, और 1948 में इसका आधारशिला रखा गया था, फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, और ये जो पूरा डीवीसी था वो इसी टेनेसी वैली रिवर प्रोजेक्ट पर आधारित था। तो ये ध्यान रखिएगा कि टेनेसी रिवर उत्तरी अमेरिका की नदी है। अब आते हैं सबसे लास्ट की नदी और वो है मैकेंजी रिवर। तो मैकेंजी रिवर जो है यहां से निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा कुछ इस तरीके से। ये ग्रेट स्लेव लेक, स्लेव मतलब दास, मैकेंजी नदी ग्रेट स्लेव लेक कनाडा में प्रवाहित होती है और ग्रेट स्लेव लेक से निकलकर ब्यूफोर्ट सी में जाकर मिलती है, और ब्यूफोर्ट सी जो है वो आर्कटिक ओशियन का पार्ट है। इसकी जो बड़ी विशेषता है वो ये है कि इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कनाडा। कनाडा की सबसे लंबी नदी का नाम है मैकेंजी रिवर। और ये जो है इसका जो पूरा क्षेत्र ये सब देख रहे हैं, ये मिनरल रिच है, खनिज संसाधन संपन्न है। यहाँ पे यूरेनियम, गोल्ड, लेड और जिंक मिलता है इसके बेसिन में। तो हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ खुदाई का काम चलता रहता है। तो कभी कोई पूछे विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ कनाडा, देन योर आंसर शुड बी मैकेंजी रिवर। तो ये हमारे उत्तरी अमेरिका की कुछ प्रमुख नदियां थी। अब आपका काम ये है कि अगर ये वीडियो समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि हमारे एग्जाम के लिए ये जरूरी है, तो चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब। कौन सा चैनल है, तो स्टडी हाईफाई ये चैनल है, लोगो इस तरह का लगा हुआ होगा, नीचे कमेंट बॉक्स के ठीक ऊपर सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा। दूसरा, अब देखिए किताबों का दौर कोरोना ने खत्म कर दिया, तो जहां तक हो सके मोबाइल और लैपटॉप से पढ़ने की जो है आदत विकसित करिए और ऑनलाइन क्लासों के साथ थोड़ा सा जुड़िए। जो भी चला रहे हैं उनका भी देखिए, हमारा भी देखिए और कमेंट करिए, बढ़िया लगा तो लाइक करिए। ये क्लास मैं यही रोक रहा हूँ। आपकी प्रतिक्रिया के आधार पर अगले कुछ वीडियो जो है वो इसी तरीके से मैं देता रहूंगा। आपकी प्रतिक्रिया अगर अच्छी होगी तो कुल मिला के कंटेंट तो
इसी तरीके का ऐसा कंटेंट रहेगा जो आपने कभी किसी किताब में नहीं पढ़ा होगा और आपके एग्जाम में वो आ भी जाएगा। एकदम इसी तरीके से फोटो के साथ चलेंगे। तो ये वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ। वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब